हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। और ये यूनिट की दिस इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियोस, राइट। एंड आज से हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है ये हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, राइट। एंड हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती है एंड इवेंचुअली मनी सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। तो वहां पे हमने 3 मेन फैक्टर्स देखे थे जो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं। पहले है आपके मॉनेटरी बेस या फिर जिसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। सेकेंड फैक्टर्स आर योर रिजर्व रिक्वायरमेंट, राइट, जो आरबीआई का रिक्वायर्ड रिजर्व होता है एंड जो बैंक कभी कभी एक्सेस रिजर्व रखते हैं। तो ये दोनों चीजें मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती है। एंड द थर्ड फैक्टर इज योर करेंसी डिपॉजिट रेशियो या फिर जिसको हम सिंपली करेंसी रेशियो भी कहते हैं, है ना। तो दीज वर द मेजर फैक्टर्स जो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो यही नॉलेज जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है इसी को यूज करके आज हम मनी मल्टीप्लायर की फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारी मनी सप्लाई है M, दैट इक्वल्स टू C प्लस D। C यानी कि द करेंसी इन सर्कुलेशन एंड D यानी कि द टोटल डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। तो करेंसी जो सर्कुलेट हो रही है एंड जो बैंक में डिपॉजिट है मनी, तो टोटल मनी इन द इकोनॉमी उतना ही होता है ना, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। ओके, और हमें ये भी पता है कि जो हमारे हाई पावर्ड मनी है, सो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन। हाई पावर्ड मनी मतलब जो आरबीआई ने मनी क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसमें तो जो करेंसी आरबीआई ने प्रिंट किया है वो आ जाता है, राइट। उसके अलावा रिजर्व्स आता है, जो बैंक आरबीआई के पास रिजर्व्स रखता है। सो ये दोनों मिलके आपका हाई पावर्ड मनी बनता है ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी। हमने करेंसी डिपॉजिट रेशियो भी देखा था, राइट। करेंसी डिपॉजिट रेशियो जिसको यहाँ पे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वो क्या है। सिंपली अगर आप अपने करेंसी जो करेंसी सर्कुलेटिंग है, राइट, उसको टोटल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, तो आपका करेंसी एंड डिपॉजिट का रेशियो आ जाता है, ठीक है। एंड ओके, अब देखिए, अब इसी जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू स्मॉल c डिवाइडेड बाय D भी हम लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब देखिए, अब रिजर्व रेशियो की फॉर्मूला भी हमें पता है। रिजर्व रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए, बैंक के टोटल डिपॉजिट में से कितना परसेंटेज आपने रिजर्व रखा है वही आपका रिजर्व रेशियो होता है ना। तो अगर हम रिजर्व अमाउंट को डिपॉजिट अमाउंट से डिवाइड कर दें तो हमारा रिजर्व रेशियो निकल आता है ना। तो इसको क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रिजर्व्स इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू डी, राइट। स्मॉल आर यानी कि आपका रिजर्व रेशियो है ना। तो रिजर्व रेशियो इंटू डिपॉजिट करके आपका रिजर्व निकल जाएगा। तो इतना तक आपको समझ आ गया, राइट। अभी तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे हमने C की वैल्यू निकाली है वो हम इक्वेशन 1 में डालने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पे हमने रिजर्व्स की वैल्यू निकाली है वो हम इक्वेशन 2 में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नाउ सब्स्टिट्यूट C इज इक्वल्स टू CD इन द मनी सप्लाई इक्वेशन, दिस वन, ठीक है। अब इसमें C की जगह हमें क्या डालना है, ये बड़े C की जगह स्मॉल c इंटू डी डालना है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगा, स्मॉल सी डी प्लस डी, ठीक है। अगर हम डी को कॉमन ले तो ये वाला हमारा इक्वेशन बन जाता है, ओके। अब सिमिलरली अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे हम c की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि बड़े c इज इक्वल्स टू स्मॉल c प्लस डी, ये हमें पता है, राइट। एंड हम रिजर्व्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे विद दिस वैल्यू, ओके। तो चलिए, फिर हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, इट विल लुक समवट लाइक दिस। C की जगह हमने CD डाल दिया एंड रिजर्व्स की जगह हमने RD डाल दिया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हम D कॉमन लेंगे तो हमारा इक्वेशन 4 कुछ इस तरह दिखेगा। तो इक्वेशन 3 एंड 4 भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अब इक्वेशन 3 एंड 4 में क्या चीज कॉमन है कि दोनों में ही आपको ये D दिखाई देगा, बड़ा D, राइट, यानी कि डिपॉजिट्स। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ना D के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों को इक्वेट कर सके। देखिए, ओके, सो हमारा इक्वेशन 3 ये रहा
एंड इक्वेशन 4 ये रहा। अब ये इक्वेशन 3 को हम डी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई सी प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली 4 को भी डी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई सी प्लस आर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। अब आपको पता है कि ये दो डी एंड ये डी दोनों डी सेम है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है डिपॉजिट्स इन बैंक, राइट। तो अगर ये डी एंड ये डी सेम है तो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन भी सेम होना चाहिए, है ना। तो हम इनको अब इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए express both 3 and 4 in terms of d, then we get m divided by c plus 1 is equals to h divided by c plus r, ठीक है। बस हमने इसको और इसको इक्वेट कर दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, राइट। देखिए अब आगे क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे m को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है और बाकी जो ये पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर न्यू इक्वेशन, m इज इक्वल्स टू c प्लस 1 डिवाइडेड बाई c प्लस r इंटू h। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ आपको फॉर्मिलियर लगेगा विद द इक्वेशन m इज इक्वल्स टू m इंटू h। ये हमारा सबसे पहले इक्वेशन था ये चैप्टर का जो हमने पढ़ा था, राइट। देखिए m का मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई था, h का मतलब हाई पावर्ड मनी था, है ना। अब ये दो इक्वेशन में आप देखिए m सेम है, h सेम है, राइट। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है इट मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो जो आपका मनी मल्टीप्लायर है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए यही यहाँ पे हमने किया है, इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विद m is equals to m into h, we get m is equals to c plus 1 divided by c plus r, ठीक है। यहाँ पे c क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, एंड r क्या है, आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ओके। अब व्हेन देयर इज एक्सेस रिजर्व्स, देखिए अभी तो हमने सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व ही लिया है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कभी कभार बैंक एक्सेस रिजर्व्स भी रखते हैं, है ना। तो इन दैट केस मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वही फॉर्मूला होगा, बस उसमें यहाँ पे हम आर की जगह आर प्लस ई डालेंगे, क्योंकि आपका टोटल रिजर्व्स रिक्वायर्ड रिजर्व्स प्लस एक्सेस रिजर्व्स होता है ना। तो अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड रिजर्व यहाँ पे हम एक्सेस रिजर्व भी डाल रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मनी मल्टीप्लाई, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला को याद भी रखना है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपके बुक के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन ग्लेडीज लैंड, देखिए एक लैंड है या कंट्री है ग्लेडीज लैंड करके, तो वहां पे क्या क्या है, देखिए वहां पे आपके रिजर्व्स इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। वहां पे करेंसी 400 बिलियन है, डिपॉजिट 800 बिलियन है एंड एक्सेस रिजर्व 0.8 बिलियन है, या फिर हम कह सकते हैं 800 मिलियन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। तो पहले तो हमें मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर इफ द रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज टू 15, यानी कि 15%, ठीक है। देखिए करंटली हमारा रिजर्व रेशियो 10% है, तो करंटली ये फिगर यूज करके हमें मल्टीप्लायर निकालना है। उसके बाद हमें रिजर्व रेशियो अगर 15% हो जाता है तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होता है वो भी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो करंट डेटा से ही निकाल लेते हैं, चलिए हम सोल्यूशन करते हैं अब। ओके अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है वो हमने अभी अभी डिराइव किया है, राइट। सो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू c प्लस 1 डिवाइडेड बाई c प्लस r प्लस e, जहाँ पे c आपका क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, r इज योर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एंड e इज योर एक्सेस रिजर्व रेशियो, राइट। तो चलिए अब पहले तो हम ये सारे जो रेशियोज हैं इनके वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए r तो आपका गिवन है 10%, यानी कि 0.1, राइट। अब हमें क्या करना है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली करेंसी डिवाइडेड बाय डिपॉजिट करेंगे तो हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो आ जाएगा। देखिए सिंपली 400 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल्स टू 0.5। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेस रिजर्व रेशियो निकालनी है।
अब एक्सेस रिजर्व रेशियो हम कैसे निकालेंगे? देखिए एक्सेस रिजर्व का अमाउंट हमें दिया हुआ है, राइट? तो अगर हम ये अमाउंट को डिवाइड करेंगे बाय टोटल डिपॉजिट्स तो हमारा एक्सेस रिजर्व निकल आएगा। देखिए एक्सेस रिजर्व क्या होता है? जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स है, राइट, बैंक इसकी सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में रखता है और बाकी जो है वो लोन आउट करता है ना? तो कितना परसेंटेज इसने एक्सेस रिजर्व में रखा उसके लिए हमें क्या करेंगे? देखिए एक्सेस रिजर्व का वैल्यू तो हमें पता ही है कि कितना अमाउंट रखा है ना? तो ये अमाउंट को, ठीक है, यहाँ पे जितना अमाउंट है अगर इसको हम टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करें तो हमें ये परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना आपका एक्सेस रेशियो परसेंटेज है ना? तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो ये एक्सेस रिजर्व अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसको डिवाइडेड बाय डिपॉजिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्सेस रिजर्व रेशियो निकल आएगा। देखिए 0.8 बिलियन डिवाइडेड बाय 800 बिलियन दैट इज 0.001, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं ना, 800 डिवाइडेड बाय 800 कर देते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये 800 यहाँ पे मिलियन में है, ये बिलियन में है, ठीक है। तो मिलियन बिलियन को आपको नहीं करना है डिवाइड, आपको सेम डिनोमिनेशन में पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिलियन दिया हुआ है, ये भी बिलियन है, तो इसलिए आप ये फिगर यूज करेंगे। अगर आप ये 800 मिलियन यहाँ पे यूज कर रहे हो तो डिपॉजिट को भी मिलियन में पहले कन्वर्ट करो फिर तभी डिवाइड करो, ठीक है। एक ही आपकी करेंसी की डिनोमिनेशन होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। हमने सारे यहाँ पे अपना रेशियोज निकाल लिया, अब बस हमें फॉर्मूला में फिट करना है तो हमारा फिर मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, c प्लस 1, c यानी कि 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई c प्लस r प्लस a। तो ये करके हमारा हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू आया है 2.5। तो ये 2.5 का क्या मतलब है कि अगर RBI 1 रुपीज इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी में, अगर हमारा हाई पावर्ड मनी, ठीक है, 1 रुपीज है, तो ये टोटल कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये कितना मनी क्रिएट करेगा इकोनॉमी में, 2.5 रुपीज क्रिएट करेगा। सो एवरी एडिशनल 1 रुपीज विल क्रिएट 2.5 रुपीज ओवरऑल इन द इकोनॉमी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, राइट? सी, लेकिन देखिए यहाँ पे तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया मनी मल्टीप्लायर, राइट। लेकिन अगर हमारे पास देखिए करेंसी ये वाला फिगर भी नहीं होता, डिपॉजिट वाला फिगर भी नहीं होता एंड एक्सेस रिजर्व्स भी नहीं होता, ठीक है, ये कुछ भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता और सिर्फ आर दिया होता, सिर्फ रिजर्व रेशियो ही हमें दिया होता, तो फिर हम कैसे निकालते मनी मल्टीप्लायर? हम सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालते, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अगर सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व ही है और बाकी जो ये फिगर्स है ना वो है ही नहीं, यानी कि जनता कोई करेंसी होल्ड ही नहीं करती, ठीक है, जीरो, बैंक्स भी एक्सेस रिजर्व नहीं रखते, जीरो, तो फिर हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय आर होगा एंड उस टाइम पे हमारा मनी मल्टीप्लाई करेगा 10 टाइम्स से। देखिए अभी फिलहाल सिर्फ 2.5 टाइम्स से कर रहा है, तब 10 टाइम्स से करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या है, वो एक्सेस रिजर्व से भी अफेक्ट होता है, राइट। जितना ज्यादा आपका एक्सेस रिजर्व उतना कम आपका मनी मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे आपका एक्सेस रिजर्व क्या है, जीरो है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लायर ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो भी जीरो है ना। हमें ये भी पता है कि अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो हायर है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, यानी कि अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो लोअर है तो मनी मल्टीप्लायर हायर होगा, है ना। तो बिकॉज यहाँ पे करेंसी डिपॉजिट रेशियो आपका जीरो है तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर भी यहाँ पे आपको हायर देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए द डिफरेंस इज ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ करेंसी एंड एक्सेस रिजर्व इन कैलकुलेटिंग द मल्टीप्लाई। इसका और इसका डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व लिया है लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेस रिजर्व एंड करेंसी डिपॉजिट जो रेशियो है, राइट, तो इनका इफेक्ट भी हमने कंसिडर किया है मनी मल्टीप्लायर में, तो इसलिए हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर कम हो गया है। क्योंकि देखिए हायर ई, यानी कि अगर ई की वैल्यू है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगी, अगर सी की वैल्यू भी ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर हमारी कम हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, राइट, पूरा ये सम आपने समझा होगा। अब आप क्या करो, आर्क जो 10 हमने यहाँ पे लिया है ना, तो इसकी जगह आर्क को 15 रख के देखो कि आपका मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। अब आप
इतना बस मुझे बताओ कि अगर आप R को 15 लोगे तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे ज्यादा निकलेगा, ठीक है। फाइनल आंसर ये आपका ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, ये बस आप मुझे बताओ। देखिए फाइनल आंसर जो है आपका यहाँ पे कम निकलेगा, राइट। इट विल बी लेस देन 2.5। क्योंकि क्यों क्योंकि देखिए अगर आपका रिजर्व ज्यादा है तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर, राइट। तो अभी 10 है तो 2.5 आया है, अगर आप यहाँ पे 15 कर दोगे यानी कि ये इंक्रीज कर दोगे तो मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे कम आनी चाहिए, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट करो और मुझे कॉमेंट में बताओ कि कितना वैल्यू आपका आता है। Okay, now let's move on to the next topic, that is monetary policy and money supply. अब कैसे monetary policies money supply को affect करती है, देखिए when a central bank wants to boost economic activity, it often injects money into the economy. देखिए जब भी सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना चाहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो क्या करती है, इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करती है, यानी कि इकोनॉमी में मनी डालती है, मनी देती है इकोनॉमी को, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए इकोनॉमी है, अगर आप यहाँ पे मनी डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों के पास, जो ये इकोनॉमी में लोग हैं, उनके पास पैसा हो जाएगा, ठीक है। पैसा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, पैसे खर्च करना चाहेंगे, राइट। वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, अगर डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल्स होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये करने का तरीका क्या है कि इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करो, मनी दे दो इकोनॉमी में लोगों को, ठीक है। एंड वन वे टू डू दिस इज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और अब मनी इंजेक्ट करने का तरीका क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, देखिए where the central government buys government securities। देखिए अब इससे मनी इंजेक्ट कैसे होगा, देखिए क्या होता है ना, जो देश के कमर्शियल बैंक्स है, दे ऑफन कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद देम एज रिजर्व्स, ठीक है। इनके पास इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रखा होता है। अब देखिए अब अगर सेंट्रल बैंक को यानी कि आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है तो कैसे करेगा, देखिए ऐसा तो नहीं कि आरबीआई हेलीकॉप्टर से पैसे नीचे उतार देगा सारे कि जिसको मिले मिले, इस तरह से तो नहीं होता है ना। एक प्रोसीड्योर होता है मनी इंजेक्ट करने का। तो वो प्रोसीड्योर क्या होता है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक को मनी देगा, फिर सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को देगी थ्रू लेंडिंग प्रोसेस। तो इस तरह से मनी इंजेक्ट होता है। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, सेंट्रल बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करता है, यानी कि ये ले लेता है और इसके बदले में जो कमर्शियल बैंक है उसको पैसा देता है, मनी देता है। सो बेसिकली इट इज बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू है, मनी है, ठीक है, प्राइस है, वो सेंट्रल बैंक को यहाँ पे दे देती है। तो इस तरह से अब सेंट्रल बैंक के पास पैसा हो जाता है ना, तो यही पैसा फिर वो इकोनॉमी को दे देता है आगे थ्रू लेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये होता है आपका पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रोसीड्योर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि वेयर द सेंट्रल बैंक इट बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बेसिकली ये बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे आ जाते हैं और यही पैसा आगे इकोनॉमी को दिया जाता है, ओके। देखिए बाय परचेजिंग दीज सिक्योरिटीज द सेंट्रल बैंक पुट्स मोर मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, increasing the monetary base, the money that banks have available to lend। तो परचेज करके क्या करेगा, बैंक्स के पास, बैंकिंग सिस्टम के पास ज्यादा मनी दे देगा, जिससे कि मॉनिटरी बेस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैंक अब वो मनी आगे इकोनॉमी में देगा, ठीक है। नाउ assuming that banks do not hold excess reserves and people do not hold more currency than before, and that there is demand for loans from business, the credit creation process by the banking system in the country will create money to the tune of, देखिए अब इस प्रोसेस से कितना मनी क्रिएट होता है, व्हाट वुड बी द एडिशनल मनी सप्लाई दैट इज गिवन बाय
additional money supply, delta money supply is equals to 1/r into delta reserves. देखिए यहाँ पे ये 1/r क्या है, दिस इज बेसिकली योर मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि देखिए बैंक कुछ भी एक्सेस रिजर्व्स होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, तो एक्सेस रिजर्व 0 और लोग भी करेंसी होल्ड नहीं करेंगे पहले से ज़्यादा, सो एडिशनल करेंसी बाई डिपॉजिट रेशियो वुड ऑल्सो बी 0। तो अगर ये दोनों चीज़ 0 है तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा सिंपली 1/r, है ना, इतना आपने समझ लिया। अब ये डेल्टा रिजर्व्स क्या है ना, दिस इज बेसिकली जो एडिशनल अमाउंट जो अभी अभी आरबीआई ने कमर्शियल बैंक पे इंजेक्ट किया है ना, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं डेल्टा रिजर्व्स या फिर एक्सेस रिजर्व्स, यानी कि एक्सेस पैसा जो अभी अभी आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को दिया है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन प्रोसेस। सो मान लीजिए अभी 1,000 रुपये एडिशनल दिया है, तो ये 1,000 रुपये को अगर हम मनी मल्टीप्लायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ठीक है, लेट्स से मनी मल्टीप्लायर 2 है, ठीक है, तो 2 से अगर हम मनी मल्टीप्लाई करते, सो दिस वुड बी द न्यू मनी सप्लाई, यानी कि अगर आरबीआई 1,000 रुपीज देगा कमर्शियल बैंक को तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा एंड आवर मनी सप्लाई, द एडिशनल मनी सप्लाई वुड बी 2,000 रुपीज। तो सिंपली यही है ये फॉर्मूला, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया फॉर्मूला, है ना, कि कैसे हाउ मच इट विल मल्टीप्लाई, जो अभी अभी ओपन मार्केट के थ्रू आरबीआई ने पैसा दिया है तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग दिस मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला। ओके ओके, अब बात करते हैं ओपन मार्केट सेल्स की। देखिए अभी अभी जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा उसमें हमने परचेज वाला पार्ट देखा, राइट, कि कैसे सेंट्रल बैंक परचेज कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल साइड की ऑपरेशन भी हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो एट दैट टाइम वो ओपन मार्केट सेल्स ऑपरेशन करेगा, ठीक है। अगर इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है फिर परचेज ऑपरेशन होता है, अगर पैसा सक इन करना है फिर सेल्स ऑपरेशन होता है। अब ये सक इन कैसे करता है, देखिए ये आपका आरबीआई रहा, ठीक है, ये आपका कमर्शियल बैंक्स रहा। अब आरबीआई ने अभी अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा है कमर्शियल बैंक से, सो आरबीआई के पास अब सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, राइट। अब सेल्स के टाइम पे क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये कमर्शियल बैंक को वापस देगा और बोलेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में आप मुझे पैसे दे दो। तो इस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम से पैसा है आरबीआई ने वापस ले लिया है। अगर बैंकिंग सिस्टम से वापस ले लिया है मतलब इकोनॉमी से भी वापस पैसा यहाँ पे ले लिया गया, क्योंकि देखिए अगर कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है मतलब वो इकोनॉमी को कम पैसा देगा तो मनी सप्लाई अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है मनी सक इन करने का, वापस लेने का प्रोसीड्योर, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट सेल्स। ओके, तो चलिए इसी चीज को हम अभी थ्योरी में पढ़ते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा है। देखिए, एन इफेक्ट ऑफ ओपन मार्केट सेल इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ओपन मार्केट परचेज बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, पैसे सक इन करने के लिए यूज होता है। In other words, an open market sale by central bank will reduce the reserves and thereby reduce the money supply. Reserves यानी कि जो बैंक के पास टोटल पैसा है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा बिकॉज बैंक से यहाँ पे पैसे ले लिया गया है ना। तो अगर रिजर्व्स यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद द बैंक कम हो जाता है तो मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। ओके, नाउ इज इट पॉसिबल that the value of money multiplier is 0? देखिए क्या कभी मनी मल्टीप्लायर 0 हो सकता है? According to your book हो सकता है। देखिए, it may happen when the interest rates are too low and the banks prefer to hold the newly injected reserves as excess reserves with no risk attached to it. देखिए इसका क्या मतलब है कि अभी अभी आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया है, राइट, इंजेक्ट किया है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से 1,000 रुपीज इंजेक्ट किया है। अब बैंक को लगता है कि बाहर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो ये बाहर पैसे लोन आउट करता ही नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट लोन एनी मनी, और ये जो पूरा पैसा है
इसको एज एन एक्सेस रिजर्व्स बैंक अपने पास ही रखता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई ने तो बैंक को पैसा दिया, राइट, लेकिन बैंक ने आगे लोन दिया ही नहीं, तो ये पैसे मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारे पैसे तो उसने एज एन एक्सेस रिजर्व रख लिया, है ना। तो इस केस में मनी बिल्कुल भी इकोनॉमी के पास जा ही नहीं पाया, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया। सो दैट्स वाई मनी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाता है, 0। यानी कि जो भी एडिशनल पैसा बैंक ने आरबीआई ने दिया बैंक को, उसमें से 0 अमाउंट इकोनॉमी के पास गया, इकोनॉमी के पास कुछ नहीं गया। सो मनी मल्टीप्लायर इन दिस केस वुड बी 0। तो ये कब होगा, देखिए ये तब होगा, अब बैंक क्यों नहीं आगे लोन करना चाहेगा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो उस टाइम पे नहीं लोन करना चाहेगा, ठीक है, और उस टाइम पे ये सारा पैसा एक्सेस रिजर्व बना के अपने पास ही रखेगा। ओके, तो ये इंस्टेंस में मनी मल्टीप्लायर 0 हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कैसे अफेक्ट हो सकती है मनी सप्लाई। देखिए, when the central and the state governments cash balance fall short of the minimum requirement, they are eligible to avail of a facility called ways and means advances, WMA या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करती है कई तरीके की, राइट, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक्सपेंस करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा नहीं होता, दे फॉल शॉर्ट ऑफ कैश बैलेंसेस। तो इन दैट केस वो क्या करती है, आरबीआई के साथ लोन लेती है, ठीक है। आरबीआई विल गिव लोन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लोन को हम कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। इट इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म लोन जो आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया हुआ है टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ओके, अब इससे मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट होता है, देखिए, when the RBI lends to the government, it creates excess reserves in the commercial banks because government spending debits the RBI and credits the commercial bank। देखिए, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, अब ये एक्सपेंडिचर किसके, इकोनॉमी में कर रही है ना, इकोनॉमी में कर रही है। ओके, अब इकोनॉमी यानी कि किसी इंसान को दे रही होगी ना, इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स है या बिजनेसेस है, किसी ना किसी को ये पैसा मिल रहा होगा, तो ये पैसा अल्टीमेटली इंडिविजुअल और बिजनेस कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, ये अपने कमर्शियल बैंक्स पे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के पास यहाँ पे पैसा बढ़ गया है, उसके जो रिजर्व्स है। देखिए, जब हम यहाँ पे रिजर्व्स कह रहे हैं ना, आज के वीडियो में हम बार बार जब रिजर्व्स कह रहे हैं कमर्शियल बैंक की, रिजर्व्स मीन्स कि जो इसके पास टोटल बैलेंस ऑफ मनी है, ठीक है। रिजर्व का मतलब ये नहीं कि जितना ये आरबीआई के पास रख रहा है, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। जब हम सिर्फ रिजर्व कहते हैं तो उसका मतलब है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद कमर्शियल बैंक, जो ये आगे लोन भी कर सकता है, एज अ रिजर्व रिक्वायरमेंट भी रख सकता है, ठीक है। जो टोटल मनी है उसको हम यहाँ पे रिजर्व बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए, बैंक का टोटल मनी यहाँ पे, टोटल रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब ये रिजर्व का हो सकता है सर्टन पार्ट ये एज अ रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में रखे, और बाकी ये लोन आउट करेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो इंडिविजुअल बिजनेसेस के पास उतना पैसा, फिर उतना पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक आगे इसे लोन आउट करेगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ओके ओके ओके, द एक्सेस रिजर्व्स कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई थ्रू द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, है ना। तो यही वही बात है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना एक्सेस में ये अमाउंट जाएगा, रिजर्व जाएगा जो गवर्नमेंट दे रही है ना, एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, राइट। आगे वो लोन देगा, वो इंसान किसी और बैंक पे रखेगा, तो वो मल्टीप्लाई होता ही जाएगा। हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई होता है ना, पूरा प्रोसेस हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे पे, दैट इज योर क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, सो क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, देखिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज बेसिकली बैंक्स कितना पैसा मल्टीप्लाई कर रही है बाय गिविंग आउट लोन या क्रेडिट टू पीपल, बिजनेसेस, उसी को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर
कहते हैं? देखिए हमें पता है कि बैंक के पास लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, राइट? तो ये डिपॉजिट को बैंक क्या करता है, आगे किसी और को लोन देता है। तो इस तरह से जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता जाता है इकोनॉमी में, है ना? अब आप कहेंगे कि मनी मल्टीप्लायर भी तो यही था, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इससे अलग क्या है? देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर में ना हम सिर्फ बैंक की बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर में अगर आपको याद हो तो हम इंडिविजुअल्स की या फिर लोगों की, पब्लिक की बिहेवियर को भी स्टडी करते थे, है ना? तो अगर हम पब्लिक के, सेंट्रल बैंक की, कमर्शियल बैंक तीनों की बिहेवियर को स्टडी करके मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं, तो वो आपका होता है मनी मल्टीप्लायर। लेकिन अगर हम सिर्फ बैंक के बिहेवियर को फोकस कर रहे हैं और बैंक कितना मल्टीप्लाई करने में सक्षम है वो देख रहे हैं, तो वो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर का। बस क्रेडिट मल्टीप्लायर में हम सिर्फ बैंक को फोकस कर रहे हैं, ठीक है? हम पब्लिक का बिहेवियर यानी कि जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये सब चीजें हम कंसिडर करते थे ना, वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बैंक के नजर से देखते हैं कि बैंक ने कितना मल्टीप्लाई करने में वो कितना काबिल रहा। और देखिए अब इवेंचुअली जो लोन आता है वो लोगों के पास आता है, फिर लोग करेंसी रखते हैं तो वो मल्टीप्लायर को थोड़ा सा अफेक्ट कर देते हैं, राइट? मल्टीप्लायर की इफेक्ट को कम कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर में ना हम बस यहाँ तक देख रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, आगे कितना करेंसी रखते हैं, वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ बैंक ने कितना मल्टीप्लाई किया वहां तक ही अगर हम सीमित रख रहे हैं अपना स्टडी को, तो वो आपका है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, देखिए द क्रेडिट मल्टीप्लायर also referred to as the deposit multiplier, right? या और द डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर। अब देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर के अलग नाम भी है, हम इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं या डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी created by the commercial bank through the process of lending the available money it has in excess of the central bank's reserve requirement। देखिए कमर्शियल बैंक ने जो एक्सेस मनी क्रिएट किया, कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व्स है, राइट, उसमें से सर्टन अमाउंट तो ये एज अ रिक्वायर्ड रिजर्व रखेगा, सर्टन लोन में देगा, है ना? सो हाउ मच एडिशनल दिस मनी इट इज एबल टू क्रिएट आफ्टर कीपिंग दिस रिक्वायर्ड रिजर्व, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। देखिए the credit multiplier depends on the reserve ratio set by the central bank. It is inverse of this reserve ratio। अब सेंट्रल बैंक ने कितना कमर्शियल बैंक को कहा है कि इतना तो आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, राइट, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कि इतना तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा या आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, बाकी अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा सेंट्रल बैंक मैंडेट करता है, राइट? सो ये कितना आपका रिजर्व रेशियो है उसमें डिपेंड करता है कि मनी कितना मल्टीप्लाई होता है। इनफैक्ट जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है ना आपका, इट इज इनवर्स ऑफ द रिजर्व रेशियो, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर को आप लिख सकते हो एज 1 by रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ठीक है? ओके, so this means if the reserve ratio is 20%, then the credit multiplier is 1 divided by 0.20, that is 5, ठीक है? देखिए मनी मल्टीप्लायर के केस में भी हम कहते थे कि अगर हम एक्सेस रिजर्व को कंसिडर ना करें, जीरो माने, और करेंसी डिपॉजिट भी जीरो माने, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी सेम होता था, है ना? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली यही तो है। क्रेडिट मल्टीप्लायर में हम ये चीजें नहीं देख रहे, ठीक है, हम बस बैंक का बिहेवियर देख रहे हैं। सो इसलिए क्रेडिट मल्टीप्लायर का ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर पे, फिर हमारा आज का जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए अब न्यूमेरिकल में जाने से पहले आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि इज क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर द सेम? देखिए द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर दो क्लोजली रिलेटेड आर नॉट आइडेंटिकल। द मनी मल्टीप्लायर takes into account not only the reserve ratio but also factors like the excess reserves and how much cash people hold, यानी कि जो आपकी currency deposit ratio है, ठीक है? It reflects the real world scenario where banks don't lend out all the available money and where borrowers might keep some of their loan as cash।
देखिए हमें ये पता है कि एक सेंट्रल बैंक एक रिजर्व रिक्वायरमेंट मैंडेट करता है कि इतना तो कमर्शियल बैंक को रखना ही पड़ेगा, राइट। लेट्स से 10% मैंडेट किया है, तो जो रिमेनिंग 90% है ये कमर्शियल बैंक लोन कर सकता है एंड ये अमाउंट को वो मल्टीप्लाई कर सकता है। अब जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है ना वो इसमें फोकस करता है कि ठीक है ये मिनिमम रिजर्व रखने के बाद ठीक है कितना, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द कमर्शियल बैंक टू मल्टीप्लाई, तो उसकी बेसिस में क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाली जाती है। लेकिन हमें अक्सर पता है कि बैंक सिर्फ 10% जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही नहीं रखते, कई कबार वो एक्सेस में भी रिजर्व्स रखते हैं, है ना। तो वो अपना फुल पोटेंशियल लोन आउट नहीं कर रहे होते कभी कभार। लेट्स से अगर 5% एक्स्ट्रा लग दिया तो यहाँ पे वो सिर्फ 85% ही लोन आउट कर पाएगा, है ना। देखिए ये बैंक का मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं है, मैक्सिमम तो 90 है जितना वो कर सकता था आफ्टर कीपिंग दिस मैंडेटरी रिजर्व्स, है ना। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो लोन आउट करके मल्टीप्लाई कर सकता था, है ना। अब ये 85 में भी देखिए अब सर्टन अमाउंट जो इंडिविजुअल के पास जाता है, अब ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल दूसरे कमर्शियल बैंक बी के पास पूरा का पूरा डिपॉजिट करे जरूरी नहीं है ना। सर्टन अमाउंट वो कैश के रूप में अपने घर में भी रख सकता है। तो इससे भी क्या होता है जो बैंक की मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल है वो कम हो जाती है ना। लेकिन जब हम क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं ना, हम बस बैंक की मैक्सिमम पोटेंशियल देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए बैंक ने कुछ भी एक्सेस नहीं रखा और अगर इंडिविजुअल्स ने कुछ भी अपने पास कैश नहीं होल्ड किया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द बैंक टू मल्टीप्लाई, तो उस केस में हमें सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व को ही कंसिडर करना है। तो इन दैट केस आवर मल्टीप्लाई वुड बी 1/r ओनली, ठीक है। लेकिन मनी मल्टीप्लायर में हम क्या करते हैं, हम ये बाकी चीजों की जो एक्सेस रिजर्व रेशियो है राइट एंड जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इन दोनों की इफेक्ट को भी कंसिडर करते हैं। तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर का आपने देखा होगा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक छोटा सा फॉर्मूला है दैट इंक्लूड्स ओनली आर, ठीक है। सो देखिए द क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑन द अदर हैंड इज अ सिंपलर मेजर दैट जस्ट लुक्स एट द रिजर्व रेशियो एंड doesn't consider these additional factors, ओके। सो क्लियर। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं एक एग्जाम्पल। कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर if the required reserve ratio is 10% and 12.5% for every rupees 1 lakh deposited in the banking system, what will be the total credit money created by the banking system in each case। देखिए फर्स्ट केस है जब हमारा रिजर्व रेशियो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 10% है एंड सेकेंड केस में हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 12.5। तो दोनों केस में हमें मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालनी है। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें पता है सिंपली 1 डिवाइडेड बाय आर, राइट। सो फर्स्ट केस में इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10% या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.10 यानी कि 10, है ना। और सेकेंड केस में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 12.5% यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.125 हम लिख सकते हैं। सो दिस विल गिव अस 8। सो फर्स्ट केस में मल्टीप्लायर इज 10, सेकेंड केस में 8। देखिए जितना ज्यादा आपका रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, आपका मल्टीप्लायर कम होता जा रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इन ईच केस। देखिए अब आरबीआई ने कितना मनी इंजेक्ट किया है 1 लाख, राइट। 1 लाख इंजेक्ट किया है। अब फर्स्ट केस में कमर्शियल बैंक ने इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो एडिशनल मनी क्रिएटेड वुड बी हियर 10 lakhs, ओके। अब सेकेंड केस में कितना मल्टीप्लाई किया है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यही 1 लाख को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल गिव यू 8 lakhs। सो फर्स्ट केस में एडिशनल मनी क्रेडिट मनी कितना क्रिएट हो पाया 10 lakhs एंड सेकेंड केस में कितना हो पाया 8 lakhs। सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। So with this we've come to the end of the video, लेकिन before you go I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको
एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करो। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते हैं एंड जो डाउट्स है वो भी यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।